चलें नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। अगले समाचार में हमको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में बात करनी है। ये समाचार आने वाले जितने भी आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस हैं, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ हों या यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले दूसरे एग्ज़ामिनेशंस हो गए, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ वगैरह, उनमें हाई चांसेज़ हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जाए। इसके अलावा जितने भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, सब में एक भारी संभावना है कि इस न्यूज़ में से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें जो चीज़ें डिस्कस हम लोग करने वाले हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस न्यूज़ को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब ये समाचार शुरू करने के पहले कुछ बातें या कुछ कांसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी और कॉन्टेक्स्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे हेडिंग दिख रही है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, तो सबसे पहले हम इसी की को डिस्कस करते हैं कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता क्या है। भारत का के संविधान का एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में ये लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से उसकी ओपिनियन या फिर राय मांग सकता है। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट क्या होता है? अगर कोई कानून है, उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है जी? उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन है या फिर उस लॉ में कोई इस तरीके की बात या कोई इस तरीके का फैक्ट आ गया है, जिसके इंटरप्रिटेशन को लेकर या जिसके चलते किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, एक स्थिति जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है। ऐसे में जो ये संशय की स्थिति है उसको क्लियर करने के लिए भारत का राष्ट्रपति अगर चाहे तो आर्टिकल 143 के तहत में सुप्रीम कोर्ट से उनकी राय पूछ सकता है कि भैया फलाना फलाना जो लॉ या फिर फैक्ट का सवाल है जिसको लेकर एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमें बताइए। तो इस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट से भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 140 के 3 के तहत में कोई ओपिनियन माँगता है, तो उसको बोला जाता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। पहली बात तो ये। और जब इस तरीके की प्रेसिडेंशियल रेफरेंस माँगे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कम से कम 5 जजेस की एक बेंच बनाता है और ये 5 जजेस की फिर बेंच जो है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट को डिसाइड करती है। इस 5 जजेस की बेंच का जो भी मेजॉरिटी ओपिनियन निकल कर आता है, लेट्स से कि 5 में से 3 जजेस ने एक ओपिनियन दिया और 2 जजेस ने एक तरीके का ओपिनियन दिया, तो 3 जजेस ने जो ओपिनियन दिया है वो प्रिवेल कर जाएगा। इसको हम लोग मेजॉरिटी ओपिनियन बोलेंगे या 4-1 हो गया इस तरीके से। तो जो भी आपका मेजॉरिटी ओपिनियन निकल कर आता है सुप्रीम कोर्ट की ये जो 5 या 5 से ज़्यादा जजेस की जो भी बेंच बनती है, इसका जो भी ओपिनियन आपका निकल कर आता है, इसको फिर भारत के राष्ट्रपति को कन्वे कर दिया जाता है उनके प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जवाब। अब ये राष्ट्रपति की मर्ज़ी है कि वो इस पर्टिकुलर ओपिनियन को या फिर ये जो मेजॉरिटी ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट का, इसको माने या ना माने। अगर वो मानते हैं तो अच्छी बात है, उनकी मर्ज़ी है, और अगर वो नहीं मानते हैं तो भी उनकी मर्ज़ी है, कोई इनको बाध्य नहीं कर सकता। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये जो है आपका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट अपनी जो ओपिनियन देता है भारत के राष्ट्रपति को, जिसको भारत का राष्ट्रपति चाहे तो माने, चाहे तो ना माने, ये सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का पार्ट होता है। तो ये हो गया अपना प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। अपने को ध्यान रखना है, आर्टिकल 143 के अंदर भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन माँग सकता है। सुप्रीम कोर्ट फिर जो ओपिनियन दे, राष्ट्रपति उसको चाहे तो माने, चाहे तो उसको ना माने। और ये जो ओपिनियन मानने की प्रोसेस है इसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बोलते हैं। और ये जो ओपिनियन दिया जाता है ये सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के तहत में आता है। एक तो ये हो गया। अब इसी न्यूज़ में 2 आर्टिकल्स का ज़िक्र और आएगा, उसको भी हम लोग अभी लगे हाथों देख लेते हैं, फिर हम लोग न्यूज़ पढ़ेंगे। आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 डील्स विद द पावर्स ऑफ गवर्नर रिगार्डिंग बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि किसी राज्य की विधानसभा ने अगर कोई बिल पास किया है, तो विधानसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली से वो बिल पास होकर जाता है राज्य के गवर्नर के पास में साइन होने के लिए। अब गवर्नर जब उसके ऊपर साइन करता है तब वो कानून जो बिल है वो कानून बन जाता है और उस राज्य में लागू हो जाता है। अब गवर्नर के पास जब कोई बिल साइन होने के लिए आता है तो उसके ऊपर आर्टिकल 200 के तहत में भारत के जो राज्यों में गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं उनके पास में कुछ पावर्स होती हैं। पहला तो ये है कि वो उस बिल के ऊपर साइन कर दे या फिर वो बोलना चाहिए कि बिल को अपना एसेंट दे दे। अगर ऐसा हुआ तो वो बिल जो है वो कानून बन जाएगा और उस राज्य में लागू हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि वो उस बिल के ऊपर साइन ना करे, उसको विथहोल्ड कर कर रखे। तीसरा ये होता है कि वो बिल को रिकंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए लौटा दे, वो उनसे ये बोले कि भाई आप इसके ऊपर फिर से पुनर्विचार करिए और फिर से देखिए, उसके बाद में इसको पास करके भेजिएगा। चौथा ये होता है कि वो चाहे तो भारत के राष्ट्रपति के रेफरेंस के लिए उस बिल को प्रिजर्व कर सकता है, रिजर्व कर सकता है। ये 4 ओपिनियन उसके पास में होता है। अब आर्टिकल 201 प्रेसिडेंट्स वीटो पावर ऑन द बिल रिजर्व्ड बाय द गवर्नर। तो जब भारत के का जो किसी भी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने बिल पास करके गवर्नर को भेजा। गवर्नर ने आर्टिकल 200 के तहत में या तो बिल के ऊपर साइन कर उसको एसेट दे दिया, या उसको ऊपर साइन नहीं किया, अपना एसेट विथहोल्ड करके रखा, या बिल को रिटर्न कर दिया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की रिकंसिडरेशन के लिए, या फिर भारत के राष्ट्रपति के रेफरेंस के लिए उसको रिजर्व कर लिया।
अगर उसने आर्टिकल 200 के तहत में उसको भारत के राष्ट्रपति के रेफरेंस के लिए रिजर्व कर लिया है, तो फिर ये बिल भारत के राष्ट्रपति के सामने रखा जाता है। अब भारत के राष्ट्रपति भी अगर चाहें तो उसके ऊपर साइन कर दें और उसको अपना असेंट दे दें। चाहें तो फिर इसके ऊपर साइन ना करें, अपना असेंट जो है विथहोल्ड करके रखें। तीसरा ये है कि वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को रिकंसिडरेशन के लिए बिल को लौटा सकते हैं। अगर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को बिल उन्होंने लौटा दिया रिकंसिडरेशन के लिए और लेजिस्लेटिव असेंबली ने उस बिल को फिर से पास करके जो है भारत के राष्ट्रपति के पास में भेजा। याद रखिएगा, राष्ट्रपति से गया तो फिर राष्ट्रपति के पास ही वापस जाएगा, फिर गवर्नर के पास में वापस नहीं जाता। ये भारत के राष्ट्रपति के पास में भेजा तो भी फिर भारत के राष्ट्रपति की मर्जी है कि वो उसके ऊपर साइन करे या फिर उसके ऊपर साइन ना करे। जनरली ये होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली अगर साइन करके फिर से उसको गवर्नर के पास में भेज देती है, तो गवर्नर के पास में दो ऑप्शंस हैं, या तो उसके ऊपर वो साइन करे या प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए उसको रख ले। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। मगर अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास फिर वापस आता है, तो प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो उसके ऊपर साइन करे या फिर उसके ऊपर साइन ना करे, चाहे तो उसको फिर से रिकंसिडरेशन के लिए लौटा सकते हैं। यहीं पर थोड़ी सी कहानी आपका ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट है उसके केस में थोड़ी-सी अलग है कि भारत के राष्ट्रपति ने अगर एक बार बिल बिल को पार्लियामेंट के पास किए, बिल को लौटा दिया और उन्होंने साइन करके उन्होंने फिर से उसको पास करके वापस भेज दिया, तो राष्ट्रपति को पार्लियामेंट का पास किया हुआ बिल जो है उसके ऊपर साइन करना पड़ेगा। मगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के गवर्नर ने अगर बिल को रिजर्व किया है प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए, प्रेसिडेंट ने अगर उसको वापस लौटा दिया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर पास करके अगर प्रेसिडेंट के पास में बिल वापस भेज दिया, तो भी प्रेसिडेंट बाध्य नहीं होता उसके ऊपर साइन करने के लिए। तो ये अपने को याद रखना है। आर्टिकल 201 के तहत में ये होता है और आर्टिकल 200 के तहत में गवर्नर जो है बिल को रिजर्व रखता है। तो ये तो 3 आर्टिकल्स हो गए जिसका बार-बार यहाँ पे ज़िक्र आने वाला है। आर्टिकल 143 जिसके तहत में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया जाता है, आर्टिकल 200 जिसके तहत में गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से जो बिल पास होते हैं उसके ऊपर कोई एक्शन लेता है, और आर्टिकल 201 जिसमें अगर गवर्नर ने प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए अगर बिल को रिजर्व कर लिया है, तो फिर प्रेसिडेंट का उसमें जो वीटो पावर है उसमें कि वो उसके ऊपर चाहे तो साइन ना करे, चाहे तो विथहोल्ड करके रखे, रिटर्न कर दे और उसके बाद फिर आप भेजो, तो उसके बाद भी उसकी मर्जी है कि करे ना करे, ये सारी पावर्स के साथ में आर्टिकल 201 डील करता है। ये 3 आर्टिकल्स अपने को ध्यान में रखना है। अब अपन लोग न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की पूरी न्यूज़ है, इसकी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, वो हम लोग अब देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दिया है। तमिलनाडु की जो सरकार थी, उन्होंने एक केस लगाया था। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की एक बेंच बनाई गई, जिसमें जस्टिस जेवी पर्दीवाला और आर महादेवन साहब शामिल थे। इन्होंने एक फैसला दिया है। अब केस क्या था, थोड़ा-सा समझते हैं। तमिलनाडु की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसने 10 बिल्स या 10 आपके विधेयकों को पास करके गवर्नर के पास में साइन करने के लिए भेजा। गवर्नर ने पहले तो उन 10 के 10 बिलों को वापस लौटा दिया रिकंसिडरेशन के लिए कि भाई ये जो बिल है आप इसको रिकंसिडर करो, उसके बाद में भेजना, तब देखा जाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली ने 10 के 10 बिल फिर से पास किए और गवर्नर के पास में उनको फिर से भेज दिया जो बातें। अब गवर्नर के पास में 2 ऑप्शंस थे, या तो वो बिल के ऊपर साइन करता या फिर वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उन बिल्स को रोक लेता। तो गवर्नर ने एक तो काफ़ी लंबे वक़्त तक उन बिल्स को लटका के रखा और उसके बाद में फिर उसने प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उन बिल्स को रिज़र्व कर दिया। तो तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई ये बोलते हुए कि ये कोई तरीका तो होता नहीं है कि एक तो आपने इतने लंबे वक़्त तक जो है हमारे बिल्स को लटका के रखा। हमने उसके बाद फिर आपने जो है उनको रिटर्न कर दिया। हमने उनको जस का तस पास करके भेजा, तो साइन ना करने की, अगर आपको प्रेसिडेंट के पास ही भेजना था तो फिर आप पहले ही उनको विचार करके हमारे पास भेज चुके थे। हमने जस का तस उनको पास करके आपके पास भेजा था। अगर आपको उसको प्रेसिडेंट के पास ही भेजना तो फिर आप जल्दी से जल्दी भेज देते। आपने एक लंबे वक़्त तक उनको लटका के रखा और उसके बाद जब एक रीज़नेबल टाइम से ज़्यादा निकल गया, तो उसके बाद में फिर आपने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए जो उनको रिज़र्व कर दिया। इससे वो बिल लंबे वक़्त तक जो है पास नहीं हो पाएँगे और जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम बिल को लाना चाहते हैं, पता चला कि वो सारे ऑब्जेक्टिव्स ही अचीव नहीं हो पाएँगे। ये तो अच्छी बात नहीं है। इस तरीके का केस बनाकर आपकी जो तमिलनाडु की सरकार है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लगा दिया। अल्टीमेटली ये जो 2 जजेस की बेंच है, जिसमें जस्टिस जेबी पार्दीवाला और आर महादेवन साहब थे, इन्होंने इस बात को माना कि उन्होंने जो जजमेंट दिया, उन्होंने इस बात को माना कि ये जो गवर्नर ने एक्शन लिया है, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था वो सही नहीं था, वो इल्लीगल था। एंड इस तरीके से आप नहीं कर सकते। एंड जैसे ही उन्होंने ये बोला कि गवर्नर की जो ये पूरी हरकत थी कि दूसरी बार जब बिल्स को पास करके भेजा गया था, तब आपने बहुत लंबे वक़्त तक बिल्स को लटका के रखा और उसके बाद में फिर आपने प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए या उनके कंसिडरेशन के लिए जो है, आपने उनको रिज़र्व कर दिया। ये पूरा का पूरा एक्शन इल्लीगल था, ये सही चीज़ नहीं थी। अब जैसे ही उन्होंने ये अपने वर्डिक्ट में ये बात कही, वैसे ही हुआ क्या, ये जो 10 के 10 बिल भारत के राष्ट्रपति के पास गए थे, इन 10 में से भारत के राष्ट्रपति ने सिर्फ 1 बिल के ऊपर अपना एसेंट दिया, 7 बिल्स को रिजेक्ट कर दिया और और जो आपके बचे हुए बाकी 2 बिल्स थे, उनको उन्होंने कंसिडरेशन में लिया ही नहीं था। तो कायदे से तमिलनाडु की सरकार ने जो 10 बिल पास किए थे, उसमें से सिर्फ 1 बिल जो है, वो कानून बना था, बाकी 9 जो है वो कानून नहीं बन पाए थे। तो जैसे ही भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि गवर्नर का पूरा एक्शन लीगल था, वैसे ही भारत के जो प्रेसिडेंट ने काम किया था कि 10 में से 1 बिल को अपनी एसेंट दी थी, उसके ऊपर साइन किए थे।
और बाकी 7 को रिजेक्ट किया था और बाकी 2 को कंसीडर नहीं किया था, ये पूरा का पूरा जो एक्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कैंसल हो गया। क्योंकि जब इलीगल आपका जो गवर्नर की का जो एक्शन है, जब वही इलीगल का करार दे दिया गया, तो फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट ने बाकी जो आगे प्रक्रिया वगैरह की होगी, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता, उसका कोई मतलब ही नहीं था। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट के द्वारा ये जो आपका पूरा प्रोसेस की गई थी 10 में 1 बिल को पास करना और बाकियों को पास नहीं करना, ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपका नल एंड वॉइड हो गई। अब ये प्रोसेस होने के बाद में इसको ऑब्वियस सी बात है तमिलनाडु की सरकार ने अपनी विक्ट्री के तौर पे बताया और जो राजनीति होती है, उसके ऊपर खूब जमकर राजनीति वगैरह भी हुई। इसी पर्टिकुलर फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कह दी। उन्होंने ये बोला कि अगर आगे से अब इस तरीके से बिल्स वगैरह को रिज़र्व किया जाएगा, तो गवर्नर को 1 महीने के अंदर-अंदर जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई उसको इस बिल को प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए रिज़र्व करना है या नहीं करना। अब वो इसको ऐसे इंडेफिनिटली जो है वो लटका कर नहीं रख सकता। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि आगे से ऐसे आप ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट टाइम तक जो है पेंडिंग रखोगे बिल्स को और काम नहीं होने दोगे, ऐसा नहीं है। गवर्नर को या तो बिल के ऊपर एसेंट अपना देना पड़ेगा, विथहोल्ड करना है, रिटर्न करना है, वो सारी चीज़ें तो हैं। मगर अगर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए आपको या प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए आपको अगर रिज़र्व करना है, तो आपके पास में 1 महीने का टाइम है, उसमें आप ये काम करोगे। अगर 1 महीने के अंदर-अंदर नहीं हुआ तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लिया जाएगा कि आपने एसेंट दे दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लिया जाएगा कि आपने एसेंट दे दिया है, इस बात को पकड़ के चलिए। अगर आपने उस 1 महीने के अंदर में आप प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को अगर रिज़र्व कर दिया, तो प्रेसिडेंट के पास में फिर 3 महीनों का वक़्त होगा और इन 3 महीनों के अंदर-अंदर प्रेसिडेंट को डिसाइड करना है कि भैया उसको इस बिल के ऊपर एक्शन लेना है, नहीं लेना है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर 3 महीनों तक प्रेसिडेंट ने उस बिल को लटका के रखा, तो जैसे ही 3 महीने खत्म होंगे, फिर ये माना जाएगा या फिर ये डीम किया जाएगा कि प्रेसिडेंट ने उस बिल को पास कर दिया और बिल जो है ये पास आपका मान लिया जाएगा और आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उस बिल को अपने राज्य में लागू कर सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए। क्या बोला, एक तो गवर्नर का एक्शन इलीगल है और उसके बाद प्रेसिडेंट ने जो पूरा का पूरा काम किया था वो वैसे आपका नल एंड वॉइड हो गया। और फिर ये बोल दिया कि आगे से सर आपके गवर्नर के पास में 1 महीने का वक्त है डिसाइड करने के लिए कि उसको प्रेसिडेंट के पास रेफरेंस के लिए बिल भेजना है, नहीं भेजना। अगर उसने भेजा तो प्रेसिडेंट के पास में फिर 3 महीनों का वक्त है जिसमें उनको डिसाइड करना है कि काम करना है, आपको इसका बिल का क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर ये 1 महीने से ज़्यादा की लिमिट वायलेट करता है, अगर ये 3 महीनों से ज़्यादा की लिमिट वायलेट करते हैं, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, शब्द पकड़ के चलिएगा। ये माना जाएगा, ये डीम किया जाएगा कि ये बिल जो है आपका पास हो गया है और स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको लागू कर सकती है। ये बात इस पर्टिकुलर जजमेंट में कही गई थी। अब इसके बाद में इस पूरे के पूरे मसले पर जमकर राजनीति हुई थी। अब फाइनली उसके बाद में प्रेसिडेंट साहब ने ये रेफरेंस या फिर ये ओपिनियन जो है सुप्रीम कोर्ट से माँगा है इस जजमेंट के बाद। एक चीज़ और कि जब भी इस तरीके से प्रेसिडेंट ओपिनियन माँगता है या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लिया जाता है, तो प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी से काम नहीं करता। ये बेसिकली सरकार का काम है। सरकार जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने जो है प्रेसिडेंट को ये एडवाइस दी है कि भाई आप ये ओपिनियन जो है गवर्नर से, ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उनसे माँगिए। तो एक तरीके से भारत की जो सरकार है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये बात जो है पूछी है या सुप्रीम कोर्ट से ये राय माँगी है। बट ऑब्वियस सी बात है, कानून में ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ये काम कर रहा है, सारा का सारा जो मैटर है वो प्रेसिडेंट के नाम पे बोला जाता है। बट बेसिकली ये सरकार ने जो है सवाल एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से पूछे। तो अब सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने सवाल जो है वो ये पूछे हैं, या आपके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये बोला है या ये पूछा है या ये ओपिनियन मांगी है कि वेदर द कोर्ट कैन impose timelines and prescribe manner of conduct of governors and president while dealing with the state bills sent to them for assent or reserved for consideration। यानी कि पहला सवाल तो ये कि क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट, ये एक पहली बात तो ये कि वो इस तरीके की कोई टाइमलाइन जो है वो भारत के राष्ट्रपति के ऊपर या और भारत के स्टेट के गवर्नर्स के ऊपर लगा सकता है कि आपको इतने-इतने वक़्त में जो है बिल्स के ऊपर फैसला लेना पड़ेगा। और दूसरा कि क्या वो ये डिसाइड कर सकता है कि इस तरीके के जो बिल्स हैं, जब इनको रिज़र्व किया जाएगा प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए या किस तरीके से जो इनको डील करना चाहिए, या गवर्नर के ऊपर आप इस तरीके का जो है पूरा प्रोसीजर आप इम्पोज़ कर सकते हो, क्या उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो कि अगर उसे बिल प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिज़र्व करना है, तो फिर वो उसमें क्या करे या क्या ना करे? क्या आप ये काम कर सकते हो? 2 इंपॉर्टेंट सवाल जो हैं यहाँ पे पूछे गए। सवाल तो खैर काफ़ी सारे पूछे गए हैं, मगर ये सबसे इम्पोर्टेंट सवालों में से एक है कि क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत के प्रेसिडेंट को और भारत के गवर्नर्स को जो है बाध्य कर सकता है कि भई आपको जो है, एक तो हम ये टाइम लिमिट लगा रहे हैं। क्या एक तो आप हमारे ऊपर ये टाइम लिमिट लगा सकते हो? हाँ या ना? एक तो ये चीज़। दूसरा ये कि किस तरीके से इस हम लोग जो है अपना कंडक्ट लेकर चलें, हमें किस तरीके से डिसाइड करें, क्या हमारा मैनर होना चाहिए बिल को रिज़र्व करते वक़्त में या उसके ऊपर पूरा अपना फैसला लेते हुए, ये आप क्या पहले से प्रिस्क्राइब कर सकते हो, हाँ या ना? इस तरीके के सवाल जो हैं इसमें पूछे गए हैं। दूसरे शब्दों में द रेफरेंस इज़ आस्क्ड इफ जुडिशियल ऑर्डर कैन डिक्टेट
बाय व्हाट टाइम एंड हाउ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर शुड फंक्शन अंडर आर्टिकल 200 एंड 201। तो दूसरे शब्दों में 143 का इस्तेमाल कर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में भारत के राष्ट्रपति ने या फिर इनडायरेक्टली भारत की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति को और गवर्नर्स को ये डिक्टेशन दे सकता है, उनको निर्देशित कर सकता है, उन्हें डायरेक्ट कर सकता है कि आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 के तहत में वो किस तरीके से काम करेंगे या किस तरह से काम नहीं करेंगे। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 200 और 201 के तहत में भारत का राष्ट्रपति या गवर्नर कैसे एक्ट करेंगे वो पूरी तरीके से जो है उनके ऊपर छोड़ा गया है, कोई इनको इस तरह से डायरेक्ट नहीं कर सकता या कम से कम आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का कुछ लिखा नहीं गया है। उस पे सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट, तो उस पे फिर ये सवाल पूछना एक तरीके से वाजिब भी है कि क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के डिक्टेशंस दे सकता है, हाँ या ना? कुल मिलाकर इस पूरे रेफरेंस में या इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में 14 सवाल पूछे गए हैं। 14 तगड़े सवाल पूछे गए हैं और जो लोग लॉ वगैरह के बारे में जानकारी रखते हैं वो बेसिकली इसको एप्रिशिएट भी करना है। कई जो इस तरीके के लीडिंग लॉयर्स हैं, दोनों प्रकार आप कह सकते हैं पक्षों के, कई राइट विंग के लॉयर माने जाते हैं, कई लेफ्ट विंग के लॉयर माने जाते हैं। तो अगर आप एक सेन माइंड के व्यक्ति से बात करें जो अनबायस्ड होके, इम्पार्शियल होके अपनी आइडियोलॉजी एक तरफ रखकर अगर पूरा रेफरेंस पढ़ के अपना ओपिनियन दे तो लगभग हर आदमी बोल रहा है कि जिस किसी ने भी ये पूरा एनालिसिस कर सवाल ड्राफ्ट किए हैं, सवाल तगड़े हैं। 14 सवाल पूछे गए, एक-एक करके अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सवाल जो हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं। सवाल तो यह है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट फॉर गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट्स कैन टाइम लिमिट्स बी इम्पोज्ड एंड मैनर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर बी प्रिस्क्राइब्ड थ्रू जुडिशियल ऑर्डर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले सवाल में भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं कि देखिए गवर्नर और प्रेसिडेंट को किसी पर्टिकुलर बिल के ऊपर फैसला लेने में कितना वक्त लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसको लेकर संविधान में तो किसी तरीके की प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है नहीं। संविधान ने तो नहीं बोला कि आपने भैया इतने वक्त में ही जो है फैसला लेना है इस तरह से। तो इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई भाई देखो फाउंडेशन है नहीं। क्या भारत का इस तरीके का कोई फाउंडेशन वगैरह है नहीं, तो क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की कोई टाइम लिमिट भारत के प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के ऊपर लगा सकता है, जुडिशियल ऑर्डर पास करके? और क्योंकि इस तरीके के जुडिशियल ऑर्डर आर्टिकल 142 के तहत में पास किए गए थे इस जजमेंट में, जिसके बाद ये रेफरेंस माना गया है, तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये पूछा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो होती है प्रेसिडेंट की और गवर्नर की, भारत के संविधान ने भारत के राष्ट्रपति और गवर्नर्स को जो पावर दी है उनको आर्टिकल 143 के तहत में, 142 के तहत में कोई ऑर्डर पास करके क्या सुप्रीम कोर्ट उनको ओवरराइड कर सकता है? क्या उनको सब्स्टिट्यूट कर सकता है? उन पावर्स को ओवरराइड कर किसी तरीके का ऑर्डर या आदेश जो है भारत के राष्ट्रपति या भारत के गवर्नर्स के लिए लागू कर सकता है, हाँ या ना? पहला तो आप ये बताइए। और आर्टिकल 142 इसके बारे में एक बात और है कि इस आर्टिकल 142 लिमिटेड टू मैटर्स ऑफ प्रोसीजरल लॉज और डज इट एक्सटेंड टू इशूइंग डायरेक्शंस कंट्री टू इन टू और इनकंसिस्टेंट विद एग्जिस्टिंग सब्सटेंसिव और प्रोसीजरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक ही इसी के सवाल को आगे बढ़ाते हुए ये पूछा गया है कि जो एग्जिस्टिंग आपके लॉ हैं, इन लॉज के रिस्पेक्ट में ही आप आर्टिकल 142 के तहत में ऑर्डर जारी कर सकते हो या फिर जो आपके संविधान की पूरी आपकी प्रोसेसेस वगैरह बनी हुई है, जो पूरे आपके प्रोसीजर्स वगैरह डेवलप हुए हैं, इसके इस रिस्पेक्ट में भी जो है, इसके अगेंस्ट में भी जाकर आप आर्टिकल 142 के तहत में ऑर्डर जारी कर सकते हो। हमको ये भी बताओ। आप ये सारा सवाल आर्टिकल 142 को लेके क्यों पूछा गया है, थोड़ा-सा इसको भी डिस्कस करते हैं। भारत के संविधान का जो आर्टिकल 142 है, उसने सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी है कि वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए किसी भी तरीके का ऑर्डर पास कर सकता है, किसी भी तरीके का ऑर्डर पास कर सकता है। बात को समझिएगा। आर्टिकल 142 ये बोलता है कि अगर कहीं पर आपको कंप्लीट जस्टिस करना है और जो एग्जिस्टिंग कानून है उसके तहत में अगर कंप्लीट जस्टिस नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करिए और जो चाहे वो ऑर्डर आप पास करें और कंप्लीट जस्टिस आप करिए। तो इसी ऑर्डर का इस्तेमाल करते या इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये बोला कि 1 महीने और 3 महीने में फैसला करो। अब इन्होंने पलट कर ये पूछ लिया है कि क्या ये जो आर्टिकल 142 है, इसका इस्तेमाल जो आपका प्रोसीजरल लॉ होता है, यानी कि जो नॉर्मल आपके ऑर्डिनरी कानून-वानून होते हैं, सिर्फ़ उसी के रिस्पेक्ट में दिशा निर्देश देने के लिए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल हो सकता है या फिर इस तरीके के कि आपकी जो पूरा क्या एक आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर्स बने हुए हैं, संविधान के उनकी जो पूरे प्रोविजंस डले हुए हैं, क्या आप उनके अगेंस्ट में जाकर भी आर्टिकल 142 के तहत में ऑर्डर पास कर सकते हो? हाँ या ना? आप हमको ये बताओ। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है डीम्ड एसेट के ऊपर। क्या है ये? देखते हैं तो डीम्ड एसेंट को लेकर राष्ट्रपति ने जो रेफरेंस है उसमें ये बोला है कि डीम्ड एसेंट का मतलब कि हम मान लेंगे कि आपने एसेंट दे दिया है। जजमेंट में आपने ये बोल दिया है कि प्रेसिडेंट ने अगर 3 महीनों में एक्शन नहीं लिया तो फिर ये मान लिया जाएगा, डीम्ड माना जाएगा कि एसेंट दे दिया गया है। और गवर्नर ने अगर 1 महीने में नहीं लिया तो फिर ये मान लिया जाएगा कि भैया डीम्ड एसेंट जो है वो दे दिया गया है। अब ये पूछा गया है कि जब तक एक बिल उसको पास करके कानून बनाया ही नहीं गया है। वो बिल अभी पास होके कानून बना ही नहीं है। तो उसके पहले ही आर्टिकल 200 या फिर आर्टिकल 201 के तहत में गवर्नर या प्रेसिडेंट ने क्या एक्शन लिया या क्या एक्शन नहीं लिया, इसको लेकर कोर्ट जाया जा सकता है या नहीं, या कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई कर सकती है या नहीं? आप पहले तो ये बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में कि जब तक कोई कानून
सुप्रीम कोर्ट का बेसिक काम ये देखना है कि भाई किसी केस में कानून का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। कानून का अगर उल्लंघन हुआ है तो उसके हिसाब से फिर आपको सज़ा देनी है, सारी चीज़ें। इनका ये पूछना है कि एक बिल है, पास वो होगा तब जाके वो कानून बनेगा। जब वो पास ही नहीं हुआ, पास होके जब वो कानून बना ही नहीं है, उसके पहले ही आर्टिकल 200 में या आर्टिकल 201 में भारत के राष्ट्रपति या भारत के गवर्नर्स जो हैं स्टेट के अलग-अलग, वो किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, क्या उसको लेकर केस लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता? पहले तो आप ये बताओ। और दूसरा ये कि आपने जो ये कह दिया कि अगर नहीं किया तो 3 महीने में नहीं किया या 1 महीने में नहीं किया तो ये डीम्ड एसेंट मान ली जाएगी। ये जो कांसेप्ट ऑफ डीम्ड एसेंट है, जो आपने जजमेंट से आप लेकर आए हो, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में कहीं पर है ही नहीं। भारत की पूरे संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भाई ये जो चीज़ है अगर इतने-इतने वक़्त में नहीं हुई, तो वो मान ली जाएगी कि वो हो गई है। इस तरीके की जो डीम्ड एसेंट की बात है, ये जो मान लिए जाने का कांसेप्ट है, वो संविधान में है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके की चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलती। तो ये जो क्वेश्चन आप ये जो कांसेप्ट आप लेकर आ रहे हो, ये कहाँ तक सही है? इनडायरेक्टली ये सवाल ये पूछ रहा है कि इसने एक तरीके से ये जो पूरा का पूरा डीम्ड एसेंट का जो ये पूरा डॉक्ट्राइन लेकर आए हो, इसकी वैलिडिटी के ऊपर सवाल उठा दिए हैं कि संवैधानिक रूप से ये जो पूरा डीम्ड एसेंट का कांसेप्ट जो आप लेकर आए हो, ये भारत में लागू किया जा सकता है या नहीं नहीं किया जा सकता है, इसके ऊपर भी जो है बात की जानी चाहिए। ऐसे आप मनमर्जी से कोई भी डॉक्ट्राइन नहीं थोप सकते जिसका संविधान में कोई ज़िक्र ना हो। तीसरा क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The reference also raised questions about substantial question of law being decided by a two-judge bench without referring it to a minimum five-judge bench as prescribed in Article 145(3) of the Constitution. तो आर्टिकल थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि आर्टिकल 145 उसका जो सब क्लॉज 3 है, 145 सब क्लॉज 3 में ये बोला गया है कि आर्टिकल 143 के तहत में अगर भारत का राष्ट्रपति कोई रेफरेंस मांगता है तो 5 जजेस की जो है पूरी की पूरी एक बेंच बनाई जाती है और ये बेंच फिर मिलकर जो है जो भी ओपिनियन देती है मेजॉरिटी ओपिनियन उसका जो है फिर उसको आपको आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ पर भी ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें टाइम लिमिट वगैरह डिसाइड की गई है, इसने एक बड़ा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है उसको डिसाइड किया था। और मैंने अभी आपको बताया कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट की कम से कम 5 जजेस की जो है बेंच बैठती है मिनिमम, इससे कम नहीं बैठ सकती। तो ये जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट है, इसको लेकर सिर्फ 2 जजेस की बेंच जो है वो अपना फैसला कैसे दे सकती है? इसको 5 जजेस की बेंच के पास में जाना चाहिए था जैसे आर्टिकल 145(3) में लिखा गया। तो फिर इस बात का पालन क्यों नहीं हुआ और 2 जजेस की बेंच ने इस तरीके का जो एक बड़ा फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत के राष्ट्रपति को ऑर्डर दे रहा है एक तरीके से और गवर्नर्स को ऑर्डर दे रहा है और अगर आपने इतने-इतने टाइम लिमिट में काम नहीं किया तो फिर आपका ये काम आपने कर दिया ऐसा मान लिया जाएगा, इस तरीके की जजमेंट पास कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है। कम से कम 5 जजेस की जो आपकी बेंच है उसको बैठना चाहिए था, 2 जजेस की बेंच इस तरह से बैठकर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसे डिसाइड कर सकती है, ये सवाल भी जो है पूछ लिया गया। तो तगड़े क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए हैं और कहीं न कहीं यहाँ पे आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में अब एक मेजर शोडाउन जो है इसकी शुरुआत अब हमको देखने के लिए मिलेगी। एग्जीक्यूटिव यानी कि आपकी सरकार वर्सेस जुडिशरी जो है इसके बीच में अब एक मेजर शोडाउन जो है आपको यहाँ से होता हुआ समझ में आ रहा है क्योंकि काफ़ी लंबे वक़्त से ये सुनने में आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी लक्ष्मण रेखाएँ लाँघ रहा है, जुडिशियल एक्टिविज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। पलट के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो है इस पे फॉर्मल इन्फॉर्मली जो है कई बार आपकी टिप्पणियाँ वगैरह की गई हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं मगर ये पर्टिकुलर एक जो फैसला है कहीं न कहीं एक तरह से आप कह सकते हैं कि ओवररीच कई लोगों का मानना है कि ओवररीच हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा फैसला है, इसने कहीं न कहीं अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया है। जो भी है, सब लोगों की अपनी-अपनी ओपिनियन है मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मदद से सरकार ने भी जो है अपना कहीं न कहीं एक ओपिनियन बताई है कि सरकार के गले के नीचे ये फैसला अच्छे से नहीं गया है। और अब ये जो कई लोग बोल रहे हैं जुडिशियल ओवररीच है, कई लोग जो बोल रहे हैं अकाउंटेबिलिटी है। दोनों चीज़ें अब हमको जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी क्योंकि जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव के बीच में अब एक मेजर शोडाउन होगा और इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का फिर जो भी फैसला निकल कर आता है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फिर जो भी राय देती है, मेरा ऐसा ओपिनियन है कि शायद गवर्नमेंट उस हिसाब से अगर वो राय उनके फेवर में गई तो फिर उस हिसाब से वो कानून वगैरह कुछ लेकर आएँगे या कुछ ना कुछ ऑर्डर वगैरह जारी होगा। और अगर उनके खिलाफ जाती है तो फिर उसके अगेंस्ट में वो कोई ना कोई कानून लेकर आएँगे या फिर कोई ना कोई ऑर्डर जारी करेंगे मगर अल्टीमेटली सरकार अपनी मर्ज़ी तो चलाएगी। एट द एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूटिव जो है जिसके दैट विल प्रिवेल और फिर वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, सुप्रीम कोर्ट फिर उसको जो है, वो जो आगे जो भी सरकार करती है उसको नल एंड वॉइड कर दे, वो एक अलग बात है। वो एक अलग कहानी शुरू हो जाएगी बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ से कुछ इस तरीके का जो है प्रोसेस वगैरह होने वाला है। तो देखते हैं आगे जैसा भी हो।
बहरहाल ये जो है अपनी न्यूज़ है। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन-कौन से बन सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या होता है, मैंने आपको डिटेल में बताया है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद फिर अगर ये मांग लिया गया तो आर्टिकल 145 सब क्लॉज़ 3 के तहत में कम से कम 5 जजेस की बेंच बनती है। इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। आर्टिकल 200 और 201 में क्या-क्या है वो भी हमने देखा है। 200 में गवर्नर के पास में पावर्स होती हैं स्टेट लेजिस्लेचर से पास बिल के रिस्पेक्ट में, और 201 के तहत में प्रेसिडेंट के पास में वीटो होता है अगर स्टेट के गवर्नर ने किसी बिल को उसके कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया है तो। इसके बाद में फिर ये जो रिसेंट आपका फैसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ने आपका प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के ऊपर लिमिट्स लगा दी हैं 3 महीने और 1 महीने की, इसको इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लास्टली आपका ये आर्टिकल 142 जो है, इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 142 का क्या लॉजिक है? इसके ऊपर तो इनफैक्ट सवाल पहले भी पूछे गए। तो याद रखना है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आप कह सकते हैं ओवरराइडिंग पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में है, ये आर्टिकल 142 के तहत में वो कैसा भी ऑर्डर जारी कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो डीम्ड एसेंट है रिसेंटली न्यूज़ में बना हुआ था, तो क्यों न्यूज़ में बना हुआ था? किस रिस्पेक्ट में? किस पर्टिकुलर केस के रिस्पेक्ट में? तो अब भाई जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का केस है, इसको भी अपने को याद रखना है। इतने कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनता है एंड लास्टली कि किसी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट के ऊपर अगर डिसीजन करना है, तो सुप्रीम कोर्ट की कम से कम 5 जजेस की बेंच बैठती है। इससे कम जो है इसके ऊपर फैसला नहीं लेते, और जो भी फिर उनका मेजॉरिटी ओपिनियन होता है, उसको माना जाता है, उसको फिर जो है लागू करवाया जाता है। इतने कुछ क्वेश्चन्स जो है यहाँ से अपने बनकर तैयार होते हैं। फिर कह रहा हूँ वही चांसेस हैं यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, तो उसको अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।